नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आइए चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। कह रहा है मधुमक्खी, चींटियां और मकड़ी। मधुमक्खी तो रहती है, चींटियां भी रहती है समूह में, लेकिन मकड़ी जो है ये आपकी नहीं रहती। ठीक है। दूसरा कह रहा है ततैया, दीमक और चींटियां। ततैया जो पीले कलर की होती है और काले कलर की, वो हैं जो भी मधुमक्खी की तरह होती हैं। दीमक जानते ही हैं, चींटियां जानते ही हैं। ये जो है ये आपके तीनों समूह में रहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब, जो www जो होता है, जिसको हम लोग किसी वेबसाइट से पहले लगाते हैं, इसका आविष्कार किसने किया, पूछ रहा। बताइए। टिम बर्नर्स ली ने, या बाबकह ने, या आपका स्टीव जॉब्स ने, या बिल गेट्स ने? किसने किया था www का आविष्कार? ये हुआ था आपका कब? ये हुआ कब था? ये हुआ था आपका 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। अगर पूछ दे कि www का आविष्कार कब हुआ था, तो वो आपका हुआ था 1989 में। ठीक है। ये किया था आपके किसने? टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है। अगला देखते हैं। विश्व का सबसे खारा जल निकाय, कह रहा है विश्व का सबसे खारा जल निकाय है कौन सा? लाल सागर, प्रशांत महासागर, मृत सागर, या हिंद महासागर? कौन सा है? वो है आपका सबसे खारा जो है वो है आपका मृत सागर। ठीक है। मृत सागर जो है ये सबसे खारा सागर है। ये कहाँ की है? ये आपके दक्षिणी पश्चिमी एशिया जो है उसमें है। एक लवण की झील है। लवण मतलब समझते हैं नमक की झील है ये। ठीक है, मृत सागर। अगला देखते हैं। सॉरी, आइए थोड़ा बड़ा कर दें। कह रहा है सह्याद्री को किस रूप में भी जाना जाता है? बताइए, सह्याद्री को किस रूप में भी जाना जाता है? और कौन सा रूप है इसका? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री, या पूर्वी घाट? ये जो है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है। पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी के रूप में। क्यों? क्योंकि ये जो है पश्चिमी घाट के तट के समानांतर स्थित है। ठीक है। अगला है भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन, पूछ रहा है, सही नहीं है? बताइए। निगेटिव क्वेश्चन है, पूछ रहा है सही नहीं है। इसमें से 3 सही है आपका और एक जो है गलत है। कौन सा गलत है? बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ये जो है आपका ये गलत है। ये उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, यानी यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं। कह रहा है भूटान की मुद्रा क्या है? जैसे भारत का रुपया है, तो भूटान का क्या है? भूटान के मुद्रा को क्या कहते हैं? बताइए। उसे कहते हैं नुगुल्ट्रम। नुगुल्ट्रम जो होता है वो आपके भूटान की मुद्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए। आइजैक न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, या आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या मैरी क्यूरी ने? किसने किया था रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज? किसने किया था? वो किया था आपके मैरी क्यूरी ने। ठीक है। किसने किया था? मैरी क्यूरी ने किया था। ठीक है। कब किया था? ये आपके किया था 1898 में। ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है? बताइए कौन सी पुस्तक है जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है? वो लिखा है आपके विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो बुक है ये आपके किसने लिखा है? ये लिखा है आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, वो आपके 2002 से 2007 तक क्या रहे थे? भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, कौन से राष्ट्रपति रहे थे? वो आपके 11वें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बताइए बैरोमीटर से क्या मापा जा सकता है, मतलब मापा जाता है। बैरोमीटर क्या मापने के काम में आता है? वर्षा, वायु गति, वायुमंडलीय दाब या तापमान? क्या मापते हैं बैरोमीटर से? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब जो है उसको मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? अगर पूछ ले बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? वो किया था आपके इवेंजलिस्टा। इवेंजलिस्टा ने किया था। कब किया था? वो किया था आपके 1643 में। इवेंजलिस्टा ने किया था, वो अभी किया था 1643 में। ठीक है, 1643 में। अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। देखिए थोड़ा छोटा कर दें, आइए। कह रहा है मिलान करने के लिए पहला दिया है राष्ट्रीय पार्क और दूसरा है आपके भारत के राज्य। कहने का मतलब कौन सा पार्क जो है किस राज्य में स्थित है ये पूछ रहा है। बताइए। जिम कार्बेट, एक दो पता भी होगा उसी से आप मिला सकते हैं। जिम कार्बेट कहाँ है? जिम कार्बेट, जिम कार्बेट है आपका कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक, यानी ए का दूसरा। अब इसमें देख लीजिए ए का दूसरा कहाँ है? ए का दूसरा आपका यहाँ दिख रहा, और किसी में है? नहीं है। अगर हम जिम कार्बेट के बारे में जानते हैं ये कहाँ है, उत्तराखंड में है, तो हम इसी से सब पता कर सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरा बी, काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है? ये तो असम में है, पता है काजीरंगा। रणथंभौर कहाँ है? रणथंभौर, रणथंभौर है आपका राजस्थान में। ठीक है, और गिर जो है ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक, रणथंभौर राजस्थान, गिर गुजरात। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है? बताइए ड्राई आइस क्या है? सूखा बर्फ जिसे कहते हैं, सूखा बर्फ क्या है? सूखा बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? एक ठोस रूप होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? ठोस रूप होता है। क्या? ड्राई आइस, सूखा बर्फ। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया? बार बार पूछता है ये, देख लीजिए किसी भी एग्जाम में। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च। जी हाँ, दांडी मार्च किया था। ठीक है, दांडी मार्च किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। और दांडी मार्च और दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है इसको। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक आंदोलन था यह। ठीक है, ये कितने लोगों के द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था आपके 78 लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और जब समुद्र तट पर ये लोग पहुंचे थे आश्रम से, साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक जब ये पहुंचे तो उस समय कितना किलोमीटर था वो जगह? वो आपका 390 किलोमीटर ये लोग पैदल चल के पहुंचे थे। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है
ब्रिटिश शासनकाल में सती प्रथा रोकने का कानून किसने बनाया? बताइए। ब्रिटिश शासनकाल जो था उसमें सती प्रथा रोकने का कानून किसने बनाया था? सती प्रथा को किसने रोका था? मतलब रोकने के लिए जो कानून बनाया था किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या लॉर्ड मेयो ने? बताइए। वो बनाया था आपके किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। बंगाल सती विनियम, जिसे ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, कब? 4 दिसंबर 1829 को। ठीक है, 4 दिसंबर 1829 को, 1829 को। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी की सतह से ऊपर की परत का नाम क्या है? बताइए। पृथ्वी की जो सतह है उसके ऊपर जो परत है उसका नाम क्या है, जो ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर और भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? उसे क्या कहते हैं? मध्यमंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, या समताप मंडल? क्या कहते हैं उसे? उसे हम कहते हैं क्या? क्षोभ मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल की क्या है? सबसे निचली परत है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है तथा करीब 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ठीक है, यहां क्या होता है? यहां मौसम की घटनाएं घटित होती है, इसलिए आंधी और बादलों के कारण हवा अशांत होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है पर्णहरित पाया जाता है किसमें? पर्णहरित जो है वो पाया जाता है किसमें? पौधों में, जंतुओं में, पौधों और जंतुओं दोनों में, या विषाणु में? पर्णहरित किसमें पाया जाता है? बताइए। अरे पर्णहरित क्या उसको बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है आपके किसमें? पौधों में। क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो आपके पौधों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पौधों के पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है। ठीक है, यह प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या? क्लोरोफिल, पर्णहरित जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है शून्य का आविष्कार किसने किया? बहुत आसान सवाल। शून्य का आविष्कार किसने किया? सीवी रमन, आर्यभट्ट, मिलर, या मूलर? वो किया था आपके किसने? आर्यभट्ट ने। ये तो लगभग सबको पता होगा। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। वो कौन थे? वो थे आपके प्राचीन भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलविद। ठीक है, और कब किया था वो किया था आपके 5वीं शताब्दी में। कब किया था? 5वीं शताब्दी में। ठीक है, किसी वस्तु का भार अधिकतम किस माध्यम में होगा? बताइए। किसी वस्तु का भार अधिकतम किस माध्यम में होगा? वायु में, जल में, निर्वात में, या हीलियम में? बताइए। वो होता है आपका वैक्यूम। वैक्यूम जो होता है उसमें अधिकतम होगा उसका भार। किसमें? वैक्यूम। वैक्यूम क्या बोलते हैं उसको? निर्वात। निर्वात में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। और किसी वस्तु का न्यूनतम भार कहाँ होता है? वो होता है आपके पृथ्वी के केंद्र में होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में होता है न्यूनतम, मतलब कम से कम, और अधिकतम जो होता है वो आपका वैक्यूम में होता है, निर्वात में। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना या मिशन कह लीजिए गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए विकल्प है? बताइए, कौन सी परियोजना या कौन सा मिशन है गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए? जल शक्ति नमामि गंगे, गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान, या नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान? कौन सा है परियोजना और मिशन?
वो है आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है लौंग प्राप्त होता है। लौंग जो होता है, जो मसाला होता है लौंग, ठीक है, क्लूव, वो आपका पुष्पकली से मिलता है, जड़ों से मिलता है, फल से मिलता है या पत्तियों से मिलता है? लौंग कहाँ से मिलता है? वो मिलता है आपका किससे? फूल से। क्लूव जो होता है आपका वो आपके पुष्पकली से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग जो होता है दवाई में भी होता है और मसाला में तो होता ही होता है। कह रहा है सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? रासायनिक नाम बोल लीजिए, रासायनिक प्रतीक बोल लीजिए। क्या है सोना? गोल्ड। क्या होता है? वो होता है आपका औरम। औरम होता है। ठीक है, क्या होता है? औरम। AURUM। औरम जो होता है ये आपका ओरिजिनल होता है और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है क्या? AU, है ना। AU जो होता है ये आपका सोना का रासायनिक प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, और चांदी का क्या होता है जानते हैं? चांदी का, चांदी का होता है AG। ठीक है, चांदी का होता है AG। मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का होता है आपका कौन सा? मैग्नीशियम का होता है आपका Mg, मैग्नीशियम। ठीक है, और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज की जब आता है तो वो आपका Mn हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हो, यानी कि प्रोटीन हो सब में। कौन सा समूह है? अंडा दाल मछली, बादाम मक्का दूध, संतरा मक्खन अंडा, दही दूध चावल। बताइए कौन सा है समूह जिसमें प्रोटीन हो, सब में समृद्ध हो? वो है आपका अंडा प्रोटीन वाला है, दाल प्रोटीन वाला है और मछली भी है। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। चुंबक निम्नलिखित में से किस धातु को आकर्षित करता है? बताइए, चुंबक जो होता है वो किस धातु को आकर्षित करता है? लोहा को करता है, ये तो आप जानते ही हैं। जस्ता को करता है? नहीं करता। जस्ता तथा तांबा को। लोहा, कोबाल्ट तथा निकेल, ये तीनों को क्या करता है? आकर्षित करता है। कौन? चुंबक। कोबाल्ट को भी करता है, निकेल को भी करता है और लोहे को भी करता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। लोहा देख के ऑप्शन 1 मत लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। जूल, जूल जो होता है ये एसआई मात्रक है। किसका? जूल एसआई मात्रक है किसका? संवेग का, बल का, ऊर्जा का या शक्ति का? जूल जो होता है वो आपका किसका होता है? ऊर्जा का होता है। ठीक है, ऊर्जा का होता है एसआई मात्रक क्या? जूल। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी परितंत्र में निहित है। कह रहा है किसी परितंत्र में निहित है। एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। कौन सा सही है? वो है आपका एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों। ठीक है, किसी परितंत्र में निहित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है वनों के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र को कहते हैं क्या? भौतिक मानचित्र, विषयगत मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र या इनमें से कोई नहीं? जो वनों को विवरण को जो दर्शाता है उस मानचित्र को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं
थीमेटिक मैप, थीमेटिक थीम वाला जो मैप होता है, थीमेटिक मैप, उसे कहते हैं क्या? विषयगत मानचित्र। ठीक है, थीमेटिक मैप जो होता है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा, भौतिक मानचित्र जो होता है वो क्या होता है? भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र में क्या होता है? भौतिक मानचित्र में आपका इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिजिकल मैप। भौतिक मानचित्र जो होता है उसमें पहाड़, मैदान, मरुस्थल और नदी को दर्शाया जाता है। ठीक है। राजनीतिक मानचित्र जो होता है वो क्या होता है? राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप जो होता है, इसमें होता है कई शहर जो होते हैं, राज्य या देश जो होते हैं, वो उसको दर्शाया जाता है किसमें? राजनीतिक मानचित्र में, पॉलिटिकल मैप में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? बताइए। वो किया था कहां पे? वो किया था आपके चंपारण में। ठीक है, पहली बार जो प्रयोग किया था वो किया था आपके चंपारण में। ठीक, किया कब था? चंपारण में तो किया था। चंपारण कहाँ है? ये आपका बिहार का एक जिला है चंपारण, वहीं पे किया था। और किया कब था? वो किया था आपके 1917 में। ठीक है, 1917 में। कब किया था? 1917 में। अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पूछ रहा है। यानी कि इसमें जो है 3 ठो जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस है और एक आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2 है, N2 है, N2O है या CH4 है? कौन सा है जो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए। वो है आपका N2। N2 जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बताइए। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? राष्ट्रपति बनना है तो ठीक से पढ़ाई करिएगा तो शायद बन जाए आप लोग भी। पढ़ने से नहीं होता, राजनीति है। बताइए न्यूनतम आयु क्या है? वो है आपका 35 ईयर्स, यानी 35 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में पहली बार संगमरमर का गुंबद देखा गया था? बताइए। हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा या इत्मादुद्दौला का मकबरा? वो देखा गया था आपके हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले संगमरमर का गुंबद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ये हुमायूं का जो मकबरा था ये कहा, जिसे हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम ने 1569-70 में बनवाया था। कब बनवाया था? 69-70 में। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? प्रतिभा राय, आशा पूर्णा देवी, महाश्वेता देवी या इंदिरा गोस्वामी? ज्ञानपीठ पुरस्कार वो थी आपकी कौन? आशा पूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ये कब मिला था इनको? ये मिला था 1961 में, 1961 में। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। सरोजनी नायडू को, मदर टेरेसा को या आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल को या आके जोन को? किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा।
क्या बोलते हैं इसको, दीपक वाली महिला ये, ठीक है। अगला देखते हैं, सिपाही विद्रोह या महान विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? महान विद्रोह कह लीजिए या सिपाही विद्रोह, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपेन या लॉर्ड कर्जन, कौन था? वो था कौन? लॉर्ड कैनिन, ठीक है। लॉर्ड कैनिन जो था ये था, ये हुआ कब था? ये हुआ था आपके 1857 ईस्वी में, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? हरित क्रांति जब हुआ था उसके बाद से क्या इनपुट बन गया है एक तो इंपॉर्टेंट? ट्यूबवेल, संकर बीज, उर्वरक या डेयरी उत्पाद? वो बन गया आपका उर्वरक। उर्वरक जो है ये आपका महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है, ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र या समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है क्या? 1987 में जो समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए गए, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका मॉन्ट्रियल संलेख। मॉन्ट्रियल संलेख कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है, लाल फूल को हरे रंग के प्रकाश में रखने पर क्या रंग दिखाई देगा? अगर लाल फूल को हरे रंग के प्रकाश में रखा जाए तो वो क्या दिखाई देगा? किस रंग का दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, सफेद या काला? बताइए। वो दिखेगा आपका काला, ठीक है। अगला देखते हैं, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? श्वसन क्रिया जब होता है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है पूछ रहा। हवा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें क्या निकलता है? वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है, कुत्ते के काटने से या पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कुत्ता तभी काटेगा जब पागल होगा, ऐसे तो काटेगा नहीं। पागल कुत्ते के काटने से या यूं कह लीजिए बंदर के काटने से। बंदर जो काटेगा या कुत्ता काटेगा एक ही बीमारी होगी, कौन सी होगी? वो होगी आपकी रेबीज। उसको क्या कहते हैं? रेबीज। बंदर काटे या कुत्ता काटे, ठीक है। ये क्या होता है? ये विषाणु द्वारा होता है, जीवाणु नहीं होता है, ये विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। रेबीज, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी, मतलब इसके टीके की जो खोज की थी वो की थी आपके किसने? लुई पास्चर ने की थी, ठीक है। रेबीज के टीके की खोज जो की थी वो आपके लुई पास्चर ने की थी। अगला देखते हैं, कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्ति केंद्र कहलाता है? बताइए। मीसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लिक्टोप्लास्ट? कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्ति केंद्र कहलाता है? बताइए। वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानसून फसल है? मानसून फसल कौन सा है? रबी, खरीफ, जायद या नकदी? वो होता है आपका खरीफ फसल, जो होता है वो आपका मानसून फसल होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है, विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? बताइए। पर्यावरण की समझ अगर उसको देना है, अधिक से अधिक समझाना है, समग्र समझ विकसित करने के लिए कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? क्या किया जाए जो बेहतर समझ सके?
प्रासंगिक अनुभव, जी हाँ प्रासंगिक अनुभव, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, तीस्ता किस राज्य की प्रमुख नदी है? तीस्ता नदी जो है वो किस राज्य की मुख्य नदी है? तीस्ता वो आपके सिक्किम की नदी है, ठीक है, सिक्किम की मुख्य नदी तीस्ता है, ठीक है। ये किसकी सहायक नदी है? ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला देखते हैं, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? यह है आपका तरल संयोजी उत्तक। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा, तरल संयोजी उत्तक। कह रहा है, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा और क्या करते हैं? उड़ने में सहायता तो करते हैं उनके पंख, और क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार का भोजन, उन्हें गर्म रखते हैं, विभिन्न तरीकों से चलने में सहायता करते हैं, या उन्हें जलसह बनाते हैं। क्या करते हैं पंख? वो जो है उनकी त्वचा पंखों से ढकी होती है जो उन्हें जलरोधी रखती है, ठीक है, जलरोधी रखती है, और उनके पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्म भी रखते हैं, ठीक है। इसलिए बी और सी ये आपका दोनों सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है, वस्तुओं में भार किस बल के कारण होता है? वस्तुओं में जो भार होता है वो किस बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, संसर्जन बल के कारण, चुंबकीय बल, या वैद्युत बल? किस बल के कारण जो होता है उसमें भार हो जाता है किसी भी वस्तु में? वो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म क्या है? प्रिज्म जो होता है कांच की एक समतल सतह होती है जिसे हम प्रिज्म कहते हैं, ठीक है, समतल सतह, ठीक है, उत्तल सतह नहीं, कांच की समतल सतह। अगला देखते हैं, गैसीय माध्यम में, ठीक है, गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है कैसी? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, या पहला और तीसरा दोनों? कौन सा सही है? वो हो जाएगा आपका अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। गैसीय माध्यम में ध्वनि की तरंग कैसी होगी? अनुदैर्ध्य तरंग। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है, सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? जो सबसे ज्यादा सोना उत्पादन करता है, बताइए। वो है आपका चीन। चीन जो है ये आपका विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, उसके बाद रूस हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। और भारत में कौन सा है? भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान में जो संसद है उसे क्या कहते हैं, बताइए। उसे कहते हैं डाइट, ठीक है, डाइट कहते हैं। जैसे अपने यहाँ जहाँ पे शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है उसको डाइट कहते हैं, ठीक है, और जापान में संसद को डाइट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं, हमारी मांसपेशियां किससे बनती हैं? हमारी जो मांसपेशियां बनती हैं वो किससे बनती हैं? कार्बोहाइड्रेट से, शर्करा से, वसा से, या प्रोटीन से? बताइए। हमारी मांसपेशियां जो बनती हैं वो बनती हैं प्रोटीन से, ठीक है।
अगला देखते हैं। कह रहा है अनुच्छेद 370 के पश्चात भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? अनुच्छेद 370 के पश्चात, उसके बाद बताइए। वो है आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कहते हैं जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषता होती है। अंडे देने वालों की विशेषता क्या होती है? अंडे देने वालों की विशेषता क्या होती है? उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते। उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते। कौन सा सही है? जो पशु अंडे देते हैं उनकी क्या विशेषता है? उनकी जो विशेषता है वो है आपके क्या? उनके आंतरिक कान होते हैं, कान अंदर होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते, वही जो है आपके अंडे देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया किन 2 महासागरों के मध्य स्थित है? कौन कौन सा महासागर है जिसके बीच ऑस्ट्रेलिया है? वो है आपका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ओशनिया नामक विश्व के एक क्षेत्र का भाग है। ठीक है, और यह कहाँ है? यह जो है हिंद और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। अगला देखते हैं। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफार्म के कारण, जाइलेम के कारण, या इनमें से कोई नहीं? अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर, वो होता है आपका क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। अगला देखते हैं। कह रहा है पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं, महंगे होते हैं, प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, या बनने में कई साल लगते हैं। इनको अनवीकरणीय क्यों कहा जाता है बताइए? इसलिए कि ये अनवीकरणीय का मतलब इसका नवीनीकरण ना हो। ठीक है, या गैर नवीकरणीय ऊर्जा कह लीजिए। ठीक है, ये आपका बनने में कई साल लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है इन भारतीय राज्यों को उनकी तट रेखा की लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में, जिनकी तट रेखा लंबी है वो क्या होगा? बढ़ते क्रम में, यानी सबसे लास्ट में होगा और सबसे छोटा वाला सबसे पहले होगा। बताइए। ये हो जाएगा आपका क्या? गोवा सबसे छोटा है, उसके बाद केरल, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात जो है ये सबसे बड़ा है। इसकी कितनी है? इसकी क्षेत्रफल तटरेखा के वो है आपकी लगभग 1600 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? बताइए। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो हुई, वो कहाँ हुई? सिंगापुर, भारत, कनाडा, अमेरिका? कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था आपका कहाँ पे? सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था? वो आपके सिंगापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 21 अक्टूबर को। कब? 21 अक्टूबर 1943 में। ठीक है, किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, अगला देखते हैं। कौन से फूल का रंग सफेद होता है? बताइए।
कौन से फूल का रंग जो होता है वो सफेद होता है? चमेली, ट्यूलिप, कुमुदनी या सूरजमुखी? वो होता है आपका कुमुदनी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा, कुमुदनी। अगला देखते हैं। कह रहा है भारत के किस शहर को नीले शहर के नाम से भी जाना जाता है? अमृतसर, उड़ीसा, जोधपुर या बंगाल? नीले शहर के नाम से जानते हैं, ब्लू सिटी। वो है आपका कौन सा? वो है आपका जोधपुर। ठीक है, जिसको ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, नीला शहर। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है एक शब्द है नॉकआउट। ठीक है, नॉकआउट एक शब्द है, इसका उपयोग किस खेल में होता है? तीरंदाजी में होता है, मुक्केबाजी में, गोल्फ में होता है या बिलियर्ड्स में होता है? किस खेल में होता है? ये होता है आपका मुक्केबाजी में, नॉकआउट। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु मददगार होता है? दही जब जमाते हैं, बनाते हैं, में कौन सा जीवाणु जो होता है वो मदद करता है दही को जमने में? बताइए। वो होता है आपका लैक्टोबैसिलस। ठीक है, एसिडोफिल्स इसको बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स। ये आपका दही जमने में मददगार होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली का जो बल्ब है उसका आविष्कार किसने किया था? वो किया था आपके थॉमस अल्वा एडिसन ने। एडिसन कहते हैं उसको, थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं। इन्होंने ही बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, कब किया था? वो किया था आपके 1879 में। ठीक है, 1879 में किया था। अगला देखते हैं। तेरा है जल प्रदूषण के एक उदाहरण का चयन करें। जल प्रदूषण के एक उदाहरण का चयन करें। बड़े जहाज से तेल का रिसाव जल प्रदूषण हो सकता है। समुद्र किनारे पशुओं का विचरण, प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना, कार में गैसोलीन। बड़े जहाज से तेल का रिसाव ये जो है आपका जल प्रदूषण का मतलब एक उदाहरण है। अगला देखते हैं। अगला है बीजावरण से क्या तात्पर्य है? बीजावरण, बीजों का आवरण जो है उससे क्या तात्पर्य है? बताइए। बीजावरण से क्या तात्पर्य है? वो है आपका बीज का संरक्षी या वाह है आवरण, बीज का आवरण। ठीक है, उसके चारों तरफ जो उसका आवरण होता है जो उसकी रक्षा करता है वो उसका बीजावरण से तात्पर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध है कहाँ? कौन सा? हीराकुंड, भाखड़ा, सरदार सरोवर बांध या टिहरी बांध? सबसे ऊंचा नदी का जो बांध बना है वो कौन सा बांध है? बताइए। वो है आपका टिहरी बांध। ये जो है आपका भारत का सबसे ऊंचा नदी का बांध है, टिहरी बांध। ठीक है, ये कितना है? ये है आपका 260.5 कितना मीटर में है? ठीक है, मीटर में है, मतलब ऊंचाई है इसकी। अगला देखते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को छोटे छोटे भागों में या क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है क्या? ग्राम, टाउन, वार्ड या सर्कल? जब ग्राम पंचायत को बांटते हैं छोटे छोटे भाग में तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? उसे हम वार्ड कहते हैं। ठीक है, 2, 4, 5, 10 वार्ड मिला के क्या होता है? एक पंचायत होता है। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई थी? बताइए। अरिकामेडु, कावेरी पट्टनम, अमरावती या मदुरई? कहाँ हुआ था? ये हुआ था, ये एक साहित्य है, इसका जो आयोजन हुआ था आपका वो हुआ था आपके मदुरई में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है
कूट करना है इसको। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है, पूछ रहा है। पहला है आपका, बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। दूसरा है, बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था। बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। चौथा कह रहा है, बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। कौन कौन सा कथन पूछ रहा है सही है? बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ये तो आपका सही हो जाएगा। ठीक। दूसरा है, बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दी थी, ये आपका गलत हो जाएगा, संस्कृत में नहीं दिया था उन्होंने। ठीक है। तीसरा है, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी, सही बात है। पहला और तीसरा, सी, ए और सी आपका सही है। और बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम जो है, चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है, यानी ए, सी और डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है आपका, ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है, ये भी कूट करना है आपका। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलई महाकाव्य के विषय में, कह रहा सही है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है सही नहीं है। ठीक है, यहां पूछ रहा है सही है। कौन कौन सा कथन सही है बताइए? वो हो जाएगा आपका, यह तमिल में लिखा गया था, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यह जो है तमिल में लिखा गया था। दूसरा है, यह सत्यनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था, ये भी आपका सही है। और तीसरा है, उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, ये भी आपका सही है। चौथा है आपका, यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ये जो है ये आपका गलत हो जाएगा, डी आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं और 17वीं शताब्दियों के सूरत के संबंध में सही है बताइए? कह रहा है, यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। ठीक है, ये आपका सही है। दूसरा है, इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जो थे वो जहाज से यहीं से रवाना होते थे, ये भी आपका सही है। तीसरा है, अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन के अनुसार किसी भी समय पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 5000 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े देखे जा सकते थे, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी ये आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, प्रचारकों ने, कह रहा है प्रचारकों ने सेरमपुर में एक मिशन खेला, उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था बताइए? जब ये सेरमपुर जो मिशन जो है वो खोला गया था, उस समय वह क्षेत्र किसके अधीन था, किस कंपनी के अधीन था? वो था आपके पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि, कैसा? आदिवासी मुखियाओं ने गांवों के समूह पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। ठीक है, अंग्रेज भी जो है उनको नहीं हटा पाए। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, देखिए मिलान करना है इसको। ठीक है, कह रहा है कलकत्ता मदरसा, और इधर सन दिया है, कौन से सन में बना था बताइए? वो बना था आपका 1781 में। ठीक है, अब कह रहा है बनारस संस्कृत कॉलेज, ये कब बना था? ये बना था आपका 1791 में। ठीक है, कह रहा है अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, ये कब आई थी? ये आई थी आपकी 1835 में, और वुड डिस्पैच जो हुआ था आपका, ये हुआ था 1854 में। ठीक है, यानी कि पहला का दूसरा
और किसी में है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है गुलामगिरी। गुलामगिरी एक पुस्तक है जिसका अर्थ क्या होता है? गुलामगिरी का होता है गुलामी। कह रहा है ये किसने लिखी थी? सही उत्तर चुने। महात्मा गांधी ने, भीमराव अंबेडकर ने, ज्योतिराव फुले ने या राजाराम मोहन राय ने? किसने लिखा था गुलामगिरी? ये लिखा था आपके ज्योतिराव फुले ने। ठीक है, ज्योतिबा राव फुले ने इस किताब को लिखा था। किसको? गुलामगिरी को। ठीक है। अच्छा, ये लिखा कब था? ये लिखा था आपके 1873 में। ठीक है, 1873 में लिखा था। अगला देखते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य मार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किस विधियों को अपनाते हैं? बताइए। अंग्रेजी सम्मान का बहिष्कार और अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला करना, अंग्रेजी विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना, भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना, चित्तगोंग में विद्रोह का आयोजन करना। कौन सा सही होगा आपका? बहस करना जो है ये आपका सही हो जाएगा। किसके लिए? स्वशासन के लिए बहस करना। ये आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो है, जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया, वह किसने बनाया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो है ये किसने बनाया था? ये बनाया था आपके सार्वजनिक और निजी क्षेत्र ने। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम में। ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखिए। कह रहा है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये आपका दिया है 5 तो। इसको जो है घटते क्रम में, क्षेत्रफल की जो है कितनी क्षेत्रफल है किसकी, उसका घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? सबसे बड़ा जो है आपका अफ्रीका है। ठीक है, 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 20% लगभग है। ठीक है, महाद्वीपों का 20%, अफ्रीका का है 20.3% और 16.2% आपके उत्तरी अमेरिका का है, 11.9% आपके दक्षिणी अमेरिका का है, 9.2% आपका अंटार्कटिका का है और आपका 6.8% जो है वो यूरोप का है। ठीक है, अगला देखते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है वो अवस्थित है। बताइए कितने डिग्री पे? 23.5 दक्षिणी, 66.5 दक्षिणी, 25.5 दक्षिणी या 50.5 दक्षिणी? किस पे अवस्थित है? वो है आपका 66.5 डिग्री पे अवस्थित है, दक्षिणी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी? बताइए। कह रहा है किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना के लिए कौन सी संप्रत्यय की आवश्यकता होगी? क्या करना होगा उसके लिए? पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी? नहीं। स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, ये भी नहीं होगा। यानी चौथा जो है ये आपका सही हो जाए। कह रहा है स्थान विशेष का देशांतर ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच पर समय। ठीक है, जिसमें समय की समझ और गणना दोनों करना है। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक,
इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम में समय होगा क्या? बताइए। 1 बजेगा सुबह का या रात का? 11 बजेगा सुबह का या रात का? बताइए। वो हो जाएगा आपका 11 अपराह्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है? मध्य एशिया स्टेपी, अर्जेंटीना पैम्पास, दक्षिणी अफ्रीका वेल्ड या ब्राजील कंपोस? कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ब्राजील कंपोस। ठीक है, ये आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ब्राजील कंपोस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है लद्दाख के बारे में। कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी तथा शुष्क होती है। कह रहा लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? पहला ठंडा रेगिस्तान है, ये तो सही है। ठीक है, और आपका लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति जो है वो विरल है, ये आपका सी सही हो जाएगा। ए और सी जो है आपका, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। बी जो है आपका गलत है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सुमेलित करना है इसको। ठीक है, युग्म जो दिया है उसको सुमेलित करना है, मतलब उसमें निगेटिव जो है वो हटाना है, जो नहीं है सही। कौन सा सही नहीं है बताइए। महाद्वीपीय संहति सिलिका और मैग्नीशियम के लिए जाना जाता है। महासागरीय पर्पटे सिलिका और एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। क्रोडिया कोड किसको बोले? निकेल व लोहा के लिए जाना जाता है। अब इसमें कह रहा है कौन सा सही है बताइए। इसका हो जाएगा आपका, कह रहा नहीं है, यानी कि ये आपका ए बी और सी ये तीनों गलत है। ठीक है, ये जो है ये आपका तीनों गलत है। ठीक है, ये आपका बता दें आपको, महाद्वीपीय संहति जो है वो मूल तत्व सिलिका और मैग्नीशियम ठीक है। महासागरीय पर्पटी मूल तत्व जो है सिलिका और एल्युमिनियम है। कोर जो है वो आपका निकेल और लोहा है। ठीक है, यानी ये तीनों सही है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि ये तीनों गलत हो जाएगा उसके हिसाब से, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? बताइए, मौसमी पवनों का उदाहरण है कौन सा? भारत में मानसूनी पवने, भारत में उत्तरी मैदानों की लू, पूर्वी पवने या पश्चिमी पवने? बताइए, मौसमी पवनों का उदाहरण कौन सा है? वो हो जाएगा आपका भारत में मानसूनी पवने। ठीक है, ये आपके मौसम के हिसाब से आती रहती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथनों यानी ए बी और सी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, ये विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया है। कह रहा है विद्यार्थी ए जो कह रहा है वो कह रहा है जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। विद्यार्थी बी जो है कह रहा है तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। और विद्यार्थी सी जो है वो कह रहा है ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार है। कौन कौन सा जो है वो आपका सही है बताइए। कूट करना है इसको, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ए बी और सी जो है ये आपका तीनों सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा उद्योग वेल्ड से विकसित हुआ? बताइए, कह रहा निम्न में से कौन सा उद्योग जो है वो आपके वेल्ड में विकसित हुआ? भेड़ पालन के कारण उन्नी उद्योग, याक पालन के कारण उन्नी उद्योग,
ऊंट पालन के कारण चमड़ा उद्योग या गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग? बताइए। गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग जो है ये आपका विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, ये भी आपको कूट करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट के सेकंड पेपर जो होता है, कूट जो होता है वो आपका करण कारक का जो क्वेश्चन आता है वो सबसे ज्यादा होता है इसमें। ठीक है, कह रहा है कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए कह रहा है कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से है जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। और बी कह रहा है कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं। बताइए कौन सा सही है कौन गलत है? ये हो जाएगा आपका ए जो है ये आपका गलत है। ठीक है, और बी जो है आपका ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ए गलत है लेकिन बी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? कह रहा है दोनों को बनने में लगभग समान समय लगता है, दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं, दोनों के बनने की प्रक्रिया में समान प्रकार सह उत्पादन बनते हैं। बताइए क्या सिमिलरिटी है इसके अंदर? ये जो है आपके दोनों हरित गृह प्रभाव के कारण बन सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबद्ध है? बताइए। विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंध है। छोटे भूखंड और साधारण औजारें, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अधिक धूप वाले दिनों के मतलब दिनों से युक्त जलवायु। बताइए कौन सा संबंध है इससे? कूट करना है इसका, वो हो जाएगा आपका ए बी और डी। ये जो है आपका ये सही हो जाएगा। सी जो है ये आपका गलत है, यानी ए बी और डी ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? बताइए। विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है क्या? धर्म का अंतर, मातृभाषा का अंतर, आर्थिक स्तर का अंतर, या खाद्य संबंधी आदतों का अंतर? कौन सा असमानता का उदाहरण है? बताइए। वो जो है आपका आर्थिक स्तर का अंतर जो है ये असमानता का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है पूर्वाग्रह का अर्थ होगा, कूट करना है, यानी एक से अधिक कौन कौन सा होगा या कौन कौन सा नहीं होगा? पूर्वाग्रह बताइए। पूर्वाग्रह जो है वो आपका कह रहा है लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, ये पूर्वाग्रह का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, ये पूर्वाग्रह नहीं है, आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है आपका लोगों को एक ही छवि में बांधना, ये आपका पूर्वाग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए और सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में ए और सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है? बताइए। राजद्रोह का कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, स्ट्रीट वेंडर्स पथ विक्रेता विनियम अधिनियम, या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम? कौन सा जो है वो आपके भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है पूछ रहा है? बताइए। किसका हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स, यानी पथ विक्रेता विनियम अधिनियम जो है ये आपका संसद के द्वारा पारित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कूट करना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए कह रहा है। चलिए पढ़ते हैं। ए कह रहा है एक राज्य को जीएसटी के वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। और बी कह रहा है नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के
बीच विवाद का मामला है। कौन सा सही हो जाएगा? ये जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दो राज्यों के बीच विवाद का मामला नहीं है। ठीक है, बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। नदी के जल के बंटवारे, ये जो आपके दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है, यानी केवल बी जो है आपका सही। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है कौन सी शब्दावली? उसे क्या कहते हैं? संगठित कार्यबल, भूमालिक, लेबर चौक या प्रशिक्षित तकनीशियन? जो शहर में जाते हैं भारत के लोग काम करने के लिए, प्रवासी मजदूर, एक शब्द में उनको क्या कहेंगे? कौन सी शब्दावली होगी जो उनको दर्शाती है? वो होगी आपकी लेबर चौक। आपने देखा होगा हर शहर में भी होता है लेबर चौक, लेबर अड्डा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, दादन व्यवस्था क्या है? कह रहा है दादन व्यवस्था जो है वो क्या है? वो है आपका व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दादन व्यवस्था। ठीक है, व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। हैं? सही कह रहा है? एकदम सही है। लोकतंत्र जो है मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। दूसरा कह रहा है बी, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए। ये कथन भी आपका सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सॉरी ये गलत है ना, इसमें ये नहीं होगा, दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को, कह रहा है स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? बताइए, स्वतंत्रता, समानता, जीवन या निजता? ये जो प्राप्त है आपका वो प्राप्त है जीवन में। ठीक है, भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं। राजतांत्रिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य या पुलिस राज्य? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ए राजनीतिक लोकतंत्र, बी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और सी कल्याणकारी राज्य। ठीक है, पुलिस राज्य नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? बताइए, उच्चतम न्यायालय का मुखिया जो होता है कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या भारत के महान्यायवादी होते हैं? महान्यायवादी जिसको बोलते हैं कौन होता है? वो होता है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? एमडीएम जो बच्चों को खाना खिलाते हैं स्कूल में, कौन किया था? वो किया था आपके तमिलनाडु ने। ठीक है, सबसे पहले जो है तमिलनाडु ने शुरुआत किया था इसका, एमडीएम का। ठीक है, कब किया था? 1962 में। कब किया था? 1962 में। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपके मिड डे मील के नाम से शुरुआत कर दी गई। कब हुआ था? ये आपका हुआ था 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, कह रहा है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है?
कौन सा लक्ष्य बताइए? वो है आपका लक्ष्य 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित 17 सतत विकास लक्ष्यों में से सतत विकास लक्ष्य 2 के अंतर्गत भारत में मिड डे मील योजना का विकास एवं कार्यान्वयन किया जा रहा है। किसके? लक्ष्य 2 के अंतर्गत। ठीक है, मिड डे मील का संबंध है लक्ष्य 2 से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है उत्तर तो सही है लगभग, लेकिन जो सबसे अच्छा है उसका चयन करना है। कह रहा है सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य है क्या? क्या है आकलन का उद्देश्य बताइए? कह रहा विद्यार्थियों को उनके अधिनियम स्तरों के अनुसार प्रवाही बनाने में सहयोग करना। सही है। विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवांत वास्तविकताओं के जोड़ने को आंकना, ये भी सही है। विद्यार्थियों के लेखन के कौशल को परखना, इससे अच्छा नहीं है, ये रहने दो। विद्यार्थियों की स्मरण क्षमता का मूल्यांकन करना, याद करना रट्टा ये तो होगा ही नहीं। ये 2 है, लेकिन इसमें जो है आपके कह रहा है उनकी जीवांत वास्तविकताओं से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका ज्यादा वो है, अच्छा है। ठीक है, उपयुक्त आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? बताइए, विश्लेषण कौशल का आकलन करता है कौन सा? कूट करना है इसको। कह रहा है सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है कौन सा? सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? नहीं होगा। सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है, तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारणों व उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये ज्यादा आपका प्रभावी क्वेश्चन है। ठीक है, वो उसमें विश्लेषणात्मक जो है वो कर सकता है, आंसर दे सकता है विश्लेषण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था। इस तर्क की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसमें भी आपका विश्लेषण कौशल आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी है आपका सही हो जाएगा, यानी बी और सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट, 2 इज द राइट, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से, कह रहा है निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्ययों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं? बताइए, अधिगमकर्ता के संप्रत्ययों को प्रयोग में लाने के लिए कौन सा करता है? बताइए। तटों का निर्माण कैसे होता है? सही है, ये तो होगा। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है? अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए, ये भी सही हो जाएगा। जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है? इस पे चर्चा कीजिए, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, बी और सी तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है कैसे? मौखिक प्रदर्शन द्वारा या लिखित रिपोर्ट द्वारा? बताइए, एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है कैसे? वो किया जाता है आपका मौखिक प्रदर्शन के द्वारा और लिखित रिपोर्ट के द्वारा, दोनों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जाता है? द्वितीयक स्रोत समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा, विभाजन के उत्तरजीवी की आप बीती, यूक्रेन युद्ध में बमबारी के चित्र, राजा रुद्रदमन के गिरनार पत्थर पर अंकित अभिलेख। द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जाता है किसे? वो जो जाना जाता है आपका समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कक्षा में स्थानीय ज्ञान। कह रहा है कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होना चाहिए।
बताइए कौन कौन सा चिंता का विषय होना चाहिए। ये कह रहा है स्रोतों की प्रामाणिकता, ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा कह रहा है पाठ्यक्रम में मतलब पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, ये होना चाहिए। सी है आपका उदाहरणों की मात्रा, ये भी होनी चाहिए। और कह रहा है रुचि उत्पन्न करना, ये तो जरूर होना चाहिए। यानी बी, सी और डी ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है। क्या अधिगमकर्ता केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित हो, या विद्या विशेष केंद्रित हो। गहन चिंता का विषय हो सकता है क्या, वो होगा आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है। बताइए खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है। वो जो है आपका विषय वस्तु को रटने से बचना। ठीक है, इसके लिए जो है खुली पुस्तक परीक्षा का वो होता है, चयन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कह रहा है हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। कैसे। हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा, सही है। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों से हाशियाकृत समुदायों की पहचान करवाने के द्वारा, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है विवादास्पद मामलों को छोड़ देना ताकि विद्यार्थियों की भावनाएं आहत ना हो, ये आपका गलत है। काहे छोड़ देंगे भाई, है? ए और बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कक्षा में अखबार पढ़ाने का उद्देश्य हो सकता है क्या। बच्चों को कक्षा में अखबार क्यों पढ़ाते हैं, उसका क्या उद्देश्य है शिक्षक का। वो है समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। ठीक है, ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक पढ़ाने की एक रास्ता तोड़ना, ये गलत हो जाएगा। छात्रों का कक्षा में समाचार पत्र पढ़ने से शिक्षकों का भार कम होगा, ये भी गलत हो जाएगा। छात्रों को देश की सनसनीखेज प्रगतियों से वाकिफ करना, सनसनीखेज प्रगतियों से क्यों वाकिफ कराना है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है ग्रामीण स्कूलों में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है। बताइए। कक्षा में अपने अनुभव को साझा करती एक सरपंच, 73वें संशोधन अधिनियम पर एक लेख पढ़ना, पंचायती राज पर एक वृत्त चित्र देखना, विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना। कौन सा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना। ठीक है, इसमें उनकी जो है रचनात्मक गतिविधि आएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कक्षा में दृष्टिबाधित ये हाँ कह रहा है कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। दृष्टिबाधित बच्चों के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सबसे अच्छा बेहतर होगा, मतलब सबसे बेहतर होगा। कह रहा है कक्षा को नियमित, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका सही हो जाएगा, देख लीजिए। कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है थोड़ा सा ऊपर आइए। विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशीलता बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीके को अपनाएंगे।
व्याख्यान विधि एवं प्रश्न पूछना, भूमिका निभाने वाले वाद विवाद, बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है, वृत्त चित्र पर्दे पर दिखाना एवं परिचर्चा। कौन सा सही होगा? स्वच्छता पर अवगत और संवेदनशीलता बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे आप एज अ टीचर? वो जो हम अपनाएंगे भूमिका निभाने एवं वाद विवाद। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। और हो जाएगा बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है। ठीक है, सी जो है आपका, बी और सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? बताइए कौन सा पदार्थ जो है वो आपका जैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा होता है? वो होता है जो प्राकृतिक रूप से खराब हो जाए, टूट जाए। ठीक है, जैसे पौधे, जानवर, उनके अपशिष्ट, कागज, फल फूल, सब्जियां जैसे पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? आपके जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? कांच की बोतल भी है, प्लास्टिक कप भी है, पेपर भी है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? बताइए, खाद्य श्रृंखला जो होता है उसका कमजोर कड़ी कौन सा होता है? खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सा होता है? वो होता है आपका सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, सर्वोच्च उपभोक्ता जो है वो आपका सबसे कमजोर कड़ी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में पूछ रहा है रासायनिक हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? बताइए, वो किया गया था आपके युद्ध का, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका सबसे प्रभावी रासायनिक एजेंट कौन था? वो था आपका सल्फर मस्टर्ड। ठीक है, जिसको मस्टर्ड गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मस्टर्ड गैस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या था? ये एक गैस था, ऑयली होता था। ठीक है, इसका इसलिए नाम दे दिया गया सल्फर्ड गैस। ठीक है, मस्टर्ड मतलब मस्टर्ड गैस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयुक्त गैस है कौन सी? कृत्रिम रूप से समझते हैं ना, कच्चा तोड़ लिए फिर उसको पका लिए, क्या डाल के? किससे पकता है वो? उसके लिए उपयोग करते हैं हम एसिटिलीन का। एसिटिलीन जो होता है, जिसको एथिलीन भी कहते हैं या एथिन कहते हैं, ठीक है, वो होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। होता क्या है, जब कैल्शियम जो होती है, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड का नाम सुने होंगे, हम लोग केला वगैरह पकाने के लिए बहुत उपयोग करते हैं घर में। कैल्शियम कार्बाइड जब होता है उसकी, जब वो नमी के संपर्क में आता है, गीला चीज के संपर्क में जब आता है तो क्या करता है? वह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, और जैसे जैसे जो गैस मिलती है ना फलों को पकाने के लिए, प्राकृतिक रूप से मिलती है, उसी गैस का ये जो है वो करता है, वो उपयोग मतलब उत्पादन करता है, और उससे क्या होता है आपका जो है फल जो है कच्चे वो पक जाते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एथिन कह लीजिए, एथिलीन कह लीजिए या एसिटिलीन कह लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है प्राकृतिक रबर। कह रहा है किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है? वो है आपका आइसोप्रीन का। ठीक है, किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्या है? एक अतिरिक्त बहुलक है जिसे उष्णकटिबंधीय रबड़ के पेड़ से दुधिया तरल लेटेक्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है पैराफिन किसका उप उत्पाद है? बताइए, पैराफिन किसका उप उत्पाद है? वो है आपके पेट्रोलियम का। ठीक है,
पैराफिन मोम जो होता है या पेट्रोलियम मोम कह लीजिए, यह क्या होता है, यह एक नरम और रंगहीन ठोस होता है जो पेट्रोलियम, कोयला या सेल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है पेट्रोलियम, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसका पीएच मान जो है वो 7 है। 7 पीएच मान किसका है? शुद्ध जल का है, उदासीन विलयन का है या क्षारीय विलयन का है? बताइए। 7 पीएच मान जो होता है वो होता है आपका शुद्ध जल का। ठीक है, 7 जो होता है आपका शुद्ध जल का होता है, और 7 से जब अधिक होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, 7 से अधिक जब होगा तो आपका क्षारीय विलयन हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय विलयन हो जाएगा। और अगर 7 से कम होगा तो आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय विलयन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है एक कोशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है? बताइए। एक कोशिका नली में तरल की वृद्धि जो होती है वो किस कारण होती है? वो होता है आपके पृष्ठ के तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ के तनाव के कारण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, इसका कारण है क्या? जब सूखे ईंट को जब पानी में डालते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? क्या कारण हो सकता है? वो होता है आपके ईंट के छिद्रों में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, हवा भरी होती है और वो बाहर निकलती है, इसलिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है जो डैश से आता है, किससे आता है? गोल्डन राइस में जो गोल्डन कैरोटीन होता है वो किससे आता है? बताइए। वो आता है आपके डैफोडिल से। ठीक है, किससे आता है? डैफोडिल से आता है। ठीक, मानव शरीर द्वारा क्या बोलते हैं उसको, चयापचय, मतलब पाचन क्रिया जो होती है आपकी मानव शरीर द्वारा चयापचय किए जाने वाले बीटा कैरोटीन जो होता है आपका विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है और हमें स्वस्थ त्वचा जो होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो आपकी बीमारियों से लड़ने वाली, ठीक है, और दृष्टि के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो जो है आपका डैफोडिल से आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है कब? कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे, वो भी इंटरनेशनल पूछ रहा है, कब मनाते हैं? वो मनाते हैं हम 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाते हैं। ये कब हुआ था आपके? 10 दिसंबर 1948 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1948 में शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने इसको वो किया था, घोषित किया था इस दिवस को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो बोलते हैं, इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए, इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की प्राथमिक अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, जिसे 1969 में स्थापित किया गया था, 1969 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका बेंगलोर में। ठीक है, इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा, कह रहा है सुमेलित नहीं है? बताइए, किसके किसके बारे में पूछ रहा है? पेट्रोलियम के संघटक और उपयोग। ठीक है, संघटक दिया है और उसका उपयोग दिया है। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? वो जो है आपका वो हो जाएगा पैराफिन मोम और खाद्य पदार्थ, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, पैराफिन मोम और
खाद्य पदार्थ जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी है ना पैराफिन के बारे में। अगला देखते हैं। अगला है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, बताइए। नॉर्मल जो शरीर की गर्मी होती है, तापमान होती है, वो कितनी होती है? और उससे अधिक होता है तो बुखार लग जाता है। कितना होता है वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट मत लगा दीजिएगा। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में अगर पूछे तो क्या कहिएगा? वो कहिएगा 98.6। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है शरीर का सामान्य तापमान। अगला देखते हैं। अगला है मधुमक्खियां सामाजिक कीट कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि वे समूहों में रहती हैं और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती हैं। वे पुरुषों के बीच रहती हैं। वे अन्य कीड़ों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करती हैं। कौन सा सही है? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? कौन सा सही हो जाएगा बताइए? वो हो जाएगा आपका वे समूह में रहती हैं और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है, बताइए। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है? वो होता है आपका ओ। ओ जो होता है वो जो होता है वो इंसान किसी को भी डोनेट कर सकता है। उसका खून किसी के शरीर में चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछ रहा है। कौन सी है सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की? वो होती है आपकी कौन सी? जांघ की हड्डी होती है। जांघ की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है। उसकी लंबाई कितना होता है? लगभग आपका 50 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ठीक है, उससे क्या होता है? उससे हमें चलने में कूदने में सहायता मिलती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जांघ की हड्डी को, जांघ की अस्थि जो होती है उसे कहते हैं हम फीमर। ठीक है, फीमर। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कह रहा है गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया। बताइए, 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा सही है कौन सा गलत? कह रहा है नमक कर कानून लागू करने के खिलाफ, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा के खिलाफ, हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 1930 में दांडी मार्च शुरू किया। क्यों किया था? वो किया था आपके नमक कर कानून लागू करने के खिलाफ। नमक पे आपका मतलब कर नहीं लगेगा, जीएसटी वगैरह टैक्स वगैरह न लगे, उसी के खिलाफ जो है वो मार्च किए थे। ठीक है, कब किए थे? वो किए थे आपके 12 मार्च 1930 में। ठीक है, साबरमती आश्रम से शुरू करके गुजरात के एक तटीय गांव दांडी तक, ठीक है, पहुंचे थे। अगला देखते हैं। अगला है कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? किसने? वो दिया था आपके महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इस सुझाव दिया था, स्वतंत्रता मिल गया उसके बाद से, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने ही दिया था। अगला देखते हैं। अगला है नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? नालंदा बिहार जो था वो किसके द्वारा नष्ट किया गया था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक। वो किया गया था आपके किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। कब किया गया था? वो किया गया था आपके 1193 में। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो दिल्ली सल्तनत के मामलुक राजवंश का एक
सेना नायक था, ठीक है, उसके द्वारा जो है तबाह कर दिया गया। किसको? नालंदा बिहार को 1193 में। अगला देखते हैं। अगला है दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति डैश में है, बताइए। कह रहा है कर्क रेखा के उत्तर, भूमध्य रेखा के उत्तर, मकर रेखा के दक्षिण, या एक से अधिक, या कोई नहीं। कौन सा है अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति? वो हो जाएगी आपकी भूमध्य रेखा के उत्तर, ठीक है। मैप देखिए, मैप से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करता है, यानी धूप का अवशोषण जो है वो अधिक करता है। किस रंग का कागज? वो तो पता होगा, काला जो होता है वो धूप को ज्यादा अवशोषित करता है, ठीक है। इसलिए गर्मियों में क्या करता है इंसान, जो है काला कपड़ा नहीं पहनता है, ठीक है। और सफेद जो है वो बहुत कम अवशोषित करता है, ठीक है, या कह ले कि ना के बराबर करता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु है। अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु है क्या? अशोक का धम्म न केवल युद्ध की दार्शनिक शिक्षा थी, बल्कि उसमें मानवतावाद, सार्वभौमिक भाईचारे और अहिंसा का विचार भी शामिल था। यानी कि वफादारी भी थी, शांति और अहिंसा था, और बड़ों का सम्मान भी था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है मलेरिया मच्छरों से फैलता है, ठीक, मलेरिया मच्छरों से फैलता है। इसकी खोज किसने की थी? ये तो पता है कि मलेरिया जो है वो मच्छरों से फैलता है, लेकिन इसका खोज किया किसने था? वो किया था आपके डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने। किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था, ठीक है। रोनाल्ड रॉस ने इनका किया था। इनका जन्म कहाँ है? इनका जो जन्म है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। बहुत तेज तूफान आ रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? आबादी से पूछ रहा है, सबसे अधिक आबादी, क्षेत्रफल नहीं। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। लगभग यहाँ पे कितने 19.98 या 20 करोड़ कह सकते हैं यहाँ पे आबादी है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है पटना का हरमंदिर साहब डैश का जन्म स्थान है, बताइए। हरमंदिर साहब डैश का जन्म स्थान है। किसका जन्म स्थान है जो पटना में है हरमंदिर साहब? वो है आपके गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है हरमंदिर साहब, ठीक है। अच्छा, इन्होंने आपके 1699 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ का स्थापना किया था, ठीक है। खालसा पंथ का स्थापना किया था इन्होंने। कब? 1699 में। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? किसने किया था बताइए? वो किया था आपके वसुमित्र ने, ठीक है। किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। अगला देखते हैं। अगला है फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है। कौन सा फसल है? गेहूं, धान, चना, जिसको ज्यादा जल की आवश्यकता होती है वो होता है आपका पैडी, ठीक है, यानी धान जो है इसको जितना मतलब अनुमानित जल चाहिए उससे भी इसको अधिक चाहिए, ठीक है। ज्यादा जल की आवश्यकता होती है धान को। धान क्या है? एक खरीफ फसल होता है, ठीक है, जिसकी बुआई वर्षा या मानसून के मौसम में की जाती है, या फिर वहां भी किया जाता है जहां पे हमेशा बारिश वगैरह होता रहता है।
वहाँ पे केवल धान की ही बुआई होती है, खेती होती है। अगला देखते हैं। अगला है क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या सीएफएल को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है। क्यों बताइए? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वाष्प होती है, इसमें नाइट्रोजन वाष्प होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होती है। बताइए। क्षतिग्रस्त जो सीएफएल होता है उसको सुरक्षित रूप से मतलब मिटाया जाता है। क्यों? सीएफएल का निपटान जो होता है एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता का कारण है, क्योंकि होता क्या है उसमें पारा होता है, ठीक है, आपका न्यूरोटॉक्सिन होता है, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन होता है, और वो जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है पर्यावरण के लिए, ठीक है। इसलिए जो है उसको नुकसान मतलब कि मिटाने के लिए बहुत सोच समझ के मिटाया जाता है। यानी क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन वाष्प नहीं होता है, नाइट्रोजन वाष्प नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प नहीं होता है, ठीक है, तीनों नहीं होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है ये आपका सही हो जाएगा। उसमें होता क्या है, पारा होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। और आप पारा होता है और आपका क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है। अगला देखते हैं। अगला है घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये तो पता है। हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं कहाँ से? दूध से, चीनी से, आयोडाइज्ड नमक से। आयोडीन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? वो जो है हमारा आयोडाइज्ड नमक से ही प्राप्त होता है आयोडीन, ठीक है। गले के पास स्थित जो वो होती है ना ग्रंथि, थायराइड, वो क्या बोलते हैं उसको, थायराइड ग्रंथि, वो क्या होता है, वो आपका बढ़ने लगता है, ठीक है। बढ़ने से होता है आपका घेंगा नामक जो रोग हो जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, आपका गर्दन जो है वो फूल जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा है कौन सी? जो भारत और चीन के बीच जो है एक सीमा निर्धारित करती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन, ठीक है, जो भारत और चीन के बीच की सीमा को निर्धारित करता है, ठीक है। उसका वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है आपका, उसको क्या कहते हैं? एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो होता है भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है वो, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण है, दिखता नहीं है, उस आवरण को क्या कहते हैं? जो गैसीय आवरण होता है, वायु वाला आवरण जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वायुमंडल, ठीक है। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, ठीक। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है एक लैगून नहीं है? बताइए। वो है आपका पेरियार झील। पेरियार झील जो है आपका लैगून नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है धुआं ऊपर उठता है, क्यों? बताइए, धुआं ऊपर क्यों उठता है, नीचे क्यों नहीं जाता? धुआं जो है गर्म हवा का संयोजक है, ठीक है। गर्म हवा का संयोजक होता है। गर्म होने पर हवा फैलती है और ठंडी हवा की तुलना से वो क्या होती है, हल्की हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार वायु जो है हमेशा ऊपर उठता रहता है, ठीक है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होती है, अधिक हल्की होती है, इसलिए वो जो है ऊपर उठ जाती है। अगला देखते हैं। अगला है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य जो है वो किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में? कहाँ दिखाई देता है? वो जो दिखाई देता है आपके आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। मध्य रात्रि सूर्य एक प्राकृतिक घटना है जो गर्मियों के महीने में आर्कटिक वृत्त के उत्तर या
अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में होती है। जब स्थानीय मध्य रात्रि होती है तो वो सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है भारत में धमेक स्तूप। भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए। धमेक स्तूप जो है वो कहाँ है? वो है आपका सारनाथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। सारनाथ में जो है आपका धमेक स्तूप है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ है, वहीं पे है। ठीक है, कहा जाता है कि धमेक स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। कहां पे? सारनाथ में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपरदन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? बताइए, किस प्रकार के अपरदन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? बोलिए। अवनालिका, परत अपरदन, वाती अपरदन। वो हो जाएगा आपका अवनालिका। ठीक है, जिस क्षेत्र में बड़ी संख्या में गहरे नाले या नालियां होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आप बैंडलैंड या टोपोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग डैश में पहुंचता है। 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट। लगभग पूछा है, बताइए। वो जो पहुंचता है आपके लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, लगभग 8 मिनट में। ठीक है, या अगर वैसे पूछ दे तो आपका कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 8 मिनट, 8 मिनट और 20 सेकेंड। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा वित्तीय वर्ष 24-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा जिसको बोलते हैं, उसके लिए बजट अनुमानित क्या है? कितने का बजट निकाला गया है नरेगा के लिए? बताइए। वो निकाला गया था आपका कितना? 86,000 करोड़। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? वो करते हैं आपके लाल किला। ठीक है, लाल किला पे ध्वजारोहण करते हैं 15 अगस्त को। ठीक है, और 26 जनवरी को, 26 जनवरी को वो करते हैं आपके राजपथ, राजपथ पे झंडा फहराया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? जब पक्षी उड़ते हैं आसमान में तो उसके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या गतिज और स्थितिज दोनों होती है? वो जब उड़ते हैं आपके तो गतिज भी होती है और स्थितिज भी होती है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 1990 के बाद से भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है क्या? एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई है, एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई है 1990 के बाद। अगला देखते हैं। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? कौन सा यौगिक है जिसका बंधन सबसे कमजोर होता है? हीरा, नियान, केसियाई? वो होता है आपका नियान का। ठीक है, बंधन की शक्ति का घटता क्रम इस प्रकार होता है जैसे आपका आयनिक, सहसंयोजक, हाइड्रोजन, द्विध्रुव, वैन डेर वाल्स। ठीक है, हीरे में मजबूत संयोजक बंधन होते हैं। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड में एक आयनिक बंधन मौजूद होता है, जबकि बर्फ के अणुओं में एक हाइड्रोजन बंधन मौजूद होता है। और नियान जो होता है आपका वो आपका ठोस होता है, आमतौर पर वैन डेर वाल्स वालों द्वारा एक साथ रखे जाते हैं। ठीक है, मतलब यौगिक होता है वो कौन सा? वो हो जाएगा आपका नियान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य है। फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य है किससे? चौथा स्तंभ किसको कहते हैं? देश का चौथा स्तंभ है फोर्थ स्टेट, वो होता है आपका प्रेस। ठीक है, प्रेस जो होता है इसे फोर्थ स्टेट कहते हैं, चौथा स्तंभ कहते हैं। समाचार मीडिया जो वकालत की स्पष्ट क्षमता और राजनीतिक मुद्दों के तैयार करने की अंतर्निहित क्षमता दोनों में संदर्भित होता है ये। ठीक है, या यूं कह लें कि देश को चलाने वाले होते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, साइटोकिनिन या ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन कौन सा है जो आपका हार्मोन नहीं है? कौन सा पादप है? वो है आपका ऑक्सीटोसिन जो है वो आपका हार्मोन नहीं है। ठीक है, बाकी दो जो है ये आपका हार्मोन है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। विषम, विषम पूछ रहा है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पराग, परागनली, पेलिकन, ये आपका विषम है। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, ये क्या है? फूल के मादा प्रजनन अंग है। ठीक है, और दूसरा आपका परागकोश, रेशा या पराग, ये क्या है? आपके सभी फूल के जनन अंग हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया? बताइए। वो किया था आपके लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने जो है वो आपके वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो पारित किया था। कब? 1878 में। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बताइए। वो क्या था? आपके स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। वो कब किया था? वो किया था आपके 1 मई को, 1 मई 1897 में। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था आपके हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा, हम्फ्री डेवी ने। कब किया था? वो किया था आपके 1815 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? सोम प्रकाश। अच्छा, ये हुआ कब था? ये हुआ था आपके 1859 में हुआ था। ठीक है, किसने किया था? वो किया था आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। हाँ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? बताइए। मादा नहीं करती है, वो बैठी रहती है, नर बनाता है घोंसला। कौवा, कलचिड़ी, वीवर, कौन है? वो है आपका वीवर। वीवर जो होता है, या जिसको दर्जन चिड़िया बोलते हैं, वो जो है घोंसला बनाता है। ठीक है, ये जो है इसकी मादा जो होती है वो नहीं बनाती हैं। अगला देखते हैं, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।